सभी विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय में अध्याय 3 जो है घातांक, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, घातांक ये आज का अपना नया टॉपिक है, अध्याय 3 है, घातांक है ये। ठीक है, समझ आ रही बात? तो घातांकों को पहले समझेंगे। तो घातांकों को समझने के लिए हमको क्या करना है, पहले समझते हैं घातांक। तो घातांक शब्दों को पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि घातांक एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना? तो घातांक शब्द को अपन अभी थोड़ा समझते हैं। इस शब्द की तरफ में ध्यान देंगे। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाता है घात धन अंक। ठीक है, घात धन अंक। अगर हम हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में समझाएं तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? घात धन अंक, दीर्घ स्वर संधि हो रही है और इसका मतलब होता है घातांक। ठीक है ना? ठीक है, तो घातांक मतलब कि घात का जो अंक होता है उसे हम घातांक कहते हैं। ठीक है, अब घातांक के लिए आपको मैं बहुत ही शॉर्टली, बिल्कुल ज्यादा समय न लेते हुए केवल मैं विषय पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि घातांक जो होता है इसमें अपने को दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? जैसे कि समझो ये हमने किया a और उसके ऊपर में हमने लिखा ये m। ठीक है, तो हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो नीचे है वो है आपका आधार। वो है क्या है? आपका आधार है। ठीक है ना, जिसको बेस बोला जाता है। और ये जो m है ये आप उसका घात है। ठीक है ना, ये नीचे वाला आधार है और ये ऊपर वाला m जो है वो उसकी घात है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो आधार वाला जो अंक है वो m बार उसका गुणा हुआ, मतलब m बार हम उसको गुणा करते हैं। ठीक है ना? तो ये हुआ घातांक। अब हमको ध्यान क्या रखना है इस बात में? आपको ध्यान ये चीज का रखना है कि जो आधार रहता है उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा रहता है और जो घातांक रहता है उसका जो या घात रहती है उसका फॉन्ट थोड़ा सा साइज में कम रहता है। फॉन्ट मतलब साइज होता है, फॉन्ट कम होगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। तो ये अपन अभी जानते हैं कि a की घात m है ना। तो ये देखिए, ये a को थोड़ा सा अपन ने बड़ा रखा है ना, और इसकी घात m, मतलब a गुणित a गुणित a गुणित a एंड सो ऑन अप टू m टाइम्स या m बार। मतलब a का गुना हम कितने बार कर रहे हैं? m बार कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सीधी सी बात हो गई कि ये m की जगह पे कुछ भी हो सकता है। m की जगह पे 4 हो सकता है, m की जगह पे 5 हो सकता है, m की जगह पे 6 हो सकता है, और a की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये जितना भी होता है ना, वो आपका उतना आप यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक जो है वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? तो a की घात m है ना, समझ में आ रही बात? तो अब हम इसको घातांकों को और आगे में समझेंगे। इसके कुछ नियम जो है वो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है ना? घातांक का से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसका पहला जो घातांक का नियम है वो ये है कि यदि आधार एक हो, मतलब कि समान हो, मतलब कि समझो एक अपन ने लिया a की घात m और दूसरा लिया हमने a की घात n। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में यदि गुणनफल होता है, हमारे पास में दो पद है, पहला है a की घात m और दूसरा a की घात m। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आधार समान है, आधार दोनों के समान है, a और a है। तो जब आधार समान हो और उनके बीच में गुणा हो, ठीक है ना, तो क्या होता है? इसका जो होता है वो हो जाता है दोनों के घातांक जो है आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब भाग के लिए देखते हैं। समान आधार हो और उनमें भागफल हो तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। तब घात जो है वो घट जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी प्रकार एक और है कि कोई भी आधार हो और उसकी घात यदि शून्य हो तो उसका मान निश्चित रूप से हमेशा एक ही होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लो और लिख भी लो। ठीक है ना? अब एक और है, अगर कोई आधार a है, उसकी घात m है और इसकी पूरे की घात n है। इसको देखेंगे फिर से। a है, उसकी घात m है और उसकी भी घात n है। तो घात के ऊपर यदि घात हो तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका आएगा m n। ये होगा a की घात m n। ठीक है ना?
ये सभी वास्तविक इसके लिए अपना जो होता है वो सत्य होता है, मतलब कि ये नियम अपने आप में सत्य है। ठीक है ना। अब ये जो नियम है, कुछ नियम मैंने आपको बता दिया। अब सीधे अपन प्रश्नावलों को समझने के लिए आगे में हल करते हैं, है ना। सीधा प्रश्नों के ऊपर आते हैं, है ना। हमने ये समझ लिया कि यदि आधार समान हो और उनके बीच में गुना हो तो घात जुड़ जाती है। यदि आधार समान है और उनके बीच में यदि आपका भाग की क्रिया हो रही है तो घातांक जो है वो घट जाते हैं, है ना। और आपका क्या बोलते, यदि कोई भी आधार में यदि घात शून्य हो तो किसी भी कंडीशन में आपका जो मान है वो 1 आता है। ठीक है ना। जैसे किसी की भी घात शून्य हो तो उसका मान 1 आएगा। चलिए अपन एक अभी सीधा अभी अपन अभ्यास प्रश्नावलियों के सवाल पर आते हैं और सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नावली। आपके जो सीजी बोर्ड का जो 9वीं का पाठ्यक्रम है उसमें अभ्यास प्रश्नावली 3.1 है ना। प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 में जो पहला सवाल दिया हुआ है कि अभी हमारे पास में घातांक से संबंधित ये सूत्र मैंने लिखे हैं, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। ये है a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m धन n। मैंने पहले आपको बताया था कि गुना में घातांक जुड़ जाते हैं, इससे, है ना। इसके बाद में a की घात m और इसके बीच में भाग की क्रिया हो रही है, मतलब भाग a की घात n। समान आधार है और भाग की क्रिया हो रही है तो घातांक जो है a की घात m ऋण n घट जाएंगी। तीसरा है a की घात m और उसके पूरे की घात n, तो ये हो जाएगा a की घात mn, मतलब कि घातांकों का घात के ऊपर घात वाला जो गुना है, घात के ऊपर जो घात है उसका गुना हो जाता है। a की घात 0 बराबर 1, मतलब किसी की भी घात यदि 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। अगला है a b, आपस में गुना हो रहा है और दोनों की घात एक साथ n है तो दोनों की अलग अलग रूप से n घात होगी, a की घात n b की घात n। ये है छठवां वाला सूत्र, a की घात ऋण n है, लेकिन वो व्युत्क्रम उसका हमेशा 1/a की घात n होता है, मतलब कि वो आपका व्युत्क्रम में धनात्मक हो जाता है। a बटा b ये भाग है और उसके पूरे की घात यदि n है तो अलग अलग दोनों का भाग में a की घात n और बटा b की घात n होगा। ये IMP फार्मूला है और हमको बार बार इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसी के आधार पे हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को आप इन सूत्रों को, इन फार्मूले को आपको अपनी कॉपी में अभी वीडियो देखकर लिख लेना है। ठीक है ना। इसलिए आपको वीडियो बार बार देखना है क्योंकि मैं इसमें सूत्रों को समझा रहा हूँ, घातांकों के प्रयोग को समझा रहा हूँ। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, समझना है, क्योंकि एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। प्रश्नों को बनाने के लिए आपको बार बार वीडियो का सहारा लेना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए वीडियो को आप अच्छे से या तो सेव कर लो या तो सीधा चैनल में जाके भी आप देख सकते हो जब भी आपको जरूरत होता है। ठीक है ना। तो आप बराबर इसको हमेशा देखना। अब अपन इसके आगे में प्रश्नावलियों के सवाल बनाते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्नावलियों का जो सवाल है, प्रश्नावली 3.1, जैसा मैं उल्लेख कर रहा था ये सूत्र लिखने के पहले, तो मैंने आपका बताया था कि 3.1 प्रश्नावली में पहला सवाल है 1/2 की घात ऋण 5, 1/2 की घात ऋण 5। देखिए 1/2 की घात ऋण 5 है तो a की घात 1/2 की घात ऋण 5 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 5, क्योंकि हमने एक सूत्र अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। क्या है, यहाँ पे अपने को उस सूत्र का उल्लेख करना है, चूंकि है ना 1/a की घात m बराबर 1/a की घात ऋण m बराबर a की घात m। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 की घात ऋण 5। पहले अपन इसको ऐसा लिख लेंगे 1/2 की घात ऋण 5, क्योंकि 1 की घात ऋण 5 और 1/2 में 2 की घात ऋण 5, तो ये 2 को थोड़ा बड़ा लिखेंगे अपन, है ना। तो 1 की घात को लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा 1/2 की घात ऋण 5। और ये हमारे पास में सूत्र है घातांक का कि 1/2
a की घात यदि ऋण m है तो a की घात m हो जाएगी। तो इस आधार पे अब क्या हो जाता है, 2 की घात 5 हो गया, और 2 की घात 5, ये 2 को थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 5 को थोड़ा छोटा लिखेंगे, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 32। क्लियर हो गया। 1/2 की घात ऋण 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे की घात ऋण 5 है, तो इसकी 1 की घात ऋण 5 और 2 की घात भी ऋण 5, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात ऋण 5, है ना, 1/2 की घात ऋण 5। और ये सूत्र होता है अपना, यदि 1/a की घात ऋण m है तो उसका क्या आएगा, a की घात m आ जाएगा, तो ये आएगा आपका a की घात m। ठीक है ना। अभी इसी में अपन इसी प्रश्नावली के पहले नंबर में तीसरा सवाल ले रहे हैं, वो है 6 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7, 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 7, ठीक है, सॉरी 3 की घात 7, इधर ध्यान देंगे। 6 की घात 7, ये थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा लिखेंगे, घातांक का हमेशा छोटा लिखते हैं। 6 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। तो इसको हल करते समय में अपन क्या करेंगे, समान, अपने को अंश और हर में समान आधार बनाना है, तो 6 को अपन 2 और 3 के गुणनखंड में तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3, 6 को अपन 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, इसकी घात हो गई आपकी 7 बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां से हो जाता है a गुणित b पूरे की घात n, एक अपन ने सूत्र यहाँ पे पहले पढ़ा था, मैंने आपको समझाया, उसके आधार पे हो जाएगा 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। समझ में आ रही बात। तो 3 की घात 7 से 3 की घात 7 जो है वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे 2 की घात 7 बटा, अपन यहाँ कर लेते हैं इसको, इसके आगे में 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 7 ऋण 3 बराबर 2 की घात 4 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया है घातांक के। पहला तो ये सूत्र का प्रयोग किया है कि ए बी जो है उसकी घात n बराबर a की घात n दर a की घात n गुणित b की घात n, ये वाला सूत्र का प्रयोग किया है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं a गुणित b की घात n बराबर a की घात n गुणित b की घात n, ये वाला सूत्र का प्रयोग अपन ने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला सूत्र का प्रयोग किया है। यहाँ पे कौन सा प्रयोग किया है अपन ने, यहाँ पे अपन ने प्रयोग किया है क्योंकि a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n, इसका प्रयोग किया है। ये दोनों सूत्रों का घातांक के नियम का, या सूत्र मतलब यहाँ पे अपन सूत्र बोल रहे हैं, जबकि वो है आपका घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में सूत्र ही बताए गए हैं, तो ये घातांक के नियम में अपन देखते हैं ये वाला सूत्र यहाँ पे प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ पे ये सूत्र प्रयोग हुआ है, और इस प्रकार ये वाला आंसर हुआ, ठीक है। इसी के साथ घातांक के नियम के मैं आगे भी आपको वीडियो जो है वो भेजूंगा, जिसमें घातांक के नियम से संबंधित और प्रश्नों को बताया जाएगा। आज का वीडियो और आज का टॉपिक में यहीं पे समाप्त करता हूँ।